Hello friends, I'm Rishabh Mittal from Brain Maker coaching classes. Today we are discuss about the लोकपाल एंड लोकायुक्त पार्ट सेकंड। जैसे कि आपको पता ही है, पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था जो हमारा लोकपाल लोकायुक्त का कंसेप्ट है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, कैसे वो डेवलप हुआ, कैसे हम इंडिया में हमारे जो इंट्रोड्यूस हुआ और इसके मेंबर्स के बारे में, इसकी सिलेक्टेड कमेटी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देख ली है तो काइंडली उसको देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं इसके जुरिडिक्शन के बारे में, इसकी पावर्स के बारे में। फर्स्ट अगर हम बात करें, इसके जुरिडिक्शन की बात करें तो इसके जुरिडिक्शन में इंक्लूड है प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ग्रुप ए बी सी और डी के ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें एमपीज की बात करें तो इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है। इसमें इंक्लूड है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा और नॉमिनेट मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉमिनेट मेंबर ऑफ लोकसभा की बात करें तो वो इसके जुरिडिक्शन में नहीं आता है। क्यों? अगर हम बात करें इसके रीजन की बात करें तो क्योंकि नॉमिनेट जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं तो लोकसभा में अब नॉमिनेट नहीं किए जाते, तो वो इसलिए इसके जुरिडिक्शन में नहीं आते। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम पीएम के जुरिडिक्शन की बात करें, जो पीएम के ऊपर इसका जुरिडिक्शन होता है वो कैसा होता है, वो लिमिटेड होता है। कैसा होता है? लिमिटेड होता है। अगर हमारे पीएम के ऊपर करप्शन चार्जेस लगे हैं, कोई एलिगेशन लगे हैं करप्शन के रिलेटेड, तो वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन के, सिक्योरिटी के, पब्लिक ऑर्डर के, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें हमारे पीएम के जुरिडिक्शन की बात करें तो अगर हमारे पीएम के ऊपर कोई एलिगेशन लगते हैं करप्शन के रिलेटेड, फर्स्ट जो है वो लोकपाल के मेंबर्स हैं जितने भी, उनका 2/3 मेजोरिटी के साथ इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। अगर लोकपाल के मेंबर 2/3 मेजोरिटी के साथ वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर जो चेयरपर्सन है वो चाहे वो इन्वेस्टिगेशन को डिसमिस भी कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर जो हमारे जुरिडिक्शन है मिनिस्टर और एमपीज पर, अगर कोई हमारे एमपीज और मिनिस्टर्स हैं कुछ भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देते हैं या कोई वोट करते हैं पार्लियामेंट में, तो वो इसके जुरिडिक्शन में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर इसके जुरिडिक्शन की बात की जाए तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं, तो अब देखा जाएगा कि सभी बॉडीज और कमेटीज आ जाती हैं जो कि एस्टेब्लिश की जाती हैं सेंट्रल लॉ द्वारा एस्टेब्लिश की जाती हैं, और एंड अदर इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं जो कि फाइनेंस और कंट्रोल किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कंट्रोल या फाइनेंस किए जाते हैं। तो वो सभी जो बॉडीज हैं या सभी इंस्टीट्यूशन है वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अगर हम बात करें जो हमारा लोकपाल है, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को लाइबिलिटीज एंड असाइन जो है सबमिट करवाने के लिए बोल सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमको जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारा लोकपाल है जो उसके पास पावर है, समन जारी करने की पावर है। उसके पास समन जारी करने का पावर होता है। अगर हम बात करें समन कौन जारी कर सकता है, तो समन एक जज के द्वारा जारी किया जा सकता है। अगर किसी जज के द्वारा किसी ऑफिसर या किसी पर्सन को समन जारी किया जाता है तो वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। उसी तरह अगर लोकपाल के द्वारा किसी ऑफिसर को समन जारी किया जाता है तो वो जो पर्सन है या ऑफिसर है वो लोकपाल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा लोकपाल है उसके पास सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवाने की भी पावर होती है। आपको पता ही है जो सीबीआई होती है वो कैसी बॉडी है, वो एक सेंट्रल बॉडी है।
अर्थात वो सेंटर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सेंटर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हमारा लोकपाल अगर हमारा लोकपाल किसी भी सीबीआई ऑफिसर को, अगर कोई लोकपाल सीबीआई ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। और जो अगर लोकपाल को सीबीआई ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करवाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, जो सीबीआई ऑफिसर है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो लोकपाल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। उसमें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर जब भी जो लोकपाल के द्वारा सीबीआई के ऑफिसर को कोई काम सौंपा जाता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। एंड जो सीबीआई ऑफिसर है उसकी भी जो ट्रांसफर है वो लोकपाल के परमिशन के बिना नहीं की जा सकती। तो इस चीज का ध्यान रखेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम बात करें ट्रांसफर एंड सस्पेंशन की, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कोई एलिगेशन लगते हैं करप्शन के रिगार्डिंग, तो लोकपाल चाहे तो उसको ट्रांसफर भी कर सकता है और उसको सस्पेंड भी कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, अगर हम लोकपाल के इन्वेस्टिगेशन यूनिट की बात करें तो इसकी जो पावर्स हैं वो सिमिलर हैं एज ए सिविल कोर्ट। ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि लोकपाल की जो पावर्स हैं वो किसके सिमिलर हैं, तो वो सिमिलर हैं सिविल कोर्ट के। अगर हम बात करें, हम स्पेशल सर्कमस्टांसिस की बात करें, तो जो ombudsman है, अर्थात हमारा जो लोकपाल है उसके पास कॉन्फिस्केंट है कि जो इनकम है, रिसिप्ट्स है, प्रॉफिट्स हैं जो कि क्रेडिट या ऑब्टेन किया गया है करप्शन के द्वारा, कि उसके पास जो प्रॉपर्टी सीज करने का भी अधिकार है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो लोकपाल है उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसको सीज करने का भी अधिकार होता है, जो कि करप्शन से पैदा की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कुछ फीचर्स के बारे में, अगर हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो जो पनिशमेंट के बारे में बोला गया है, पीसीए में बोला गया है, प्रोविजन ऑफ करप्शन एक्ट के में बोला गया है, तो उसमें जो पनिशमेंट है उसमें भी बढ़ाया गया है, उसमें भी थोड़ी सजा को ज्यादा किया गया है। नेक्स्ट अगर हम सेटअप की बात करें, लोकयुक्त के सेटअप की बात करें, तो जो लोकयुक्त का सेटअप है वो सभी स्टेट्स में डिफरेंट होता है, तो वो सभी स्टेट के ऊपर निर्भर करता है। इसका अपॉइंटमेंट, टेन्योर और उसका जुरिडिक्शन है वो सभी स्टेट्स में अलग अलग होता है। और इसमें यह भी बोला गया है कि स्पेशल कोर्ट है उसको सेटअप करना चाहिए, जैसे कि फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट होता है, उसी तरह स्पेशल कोर्ट्स सेटअप करने चाहिए ताकि जो केसेस हैं उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। नेक्स्ट अगर हम अगर सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करें तो वो कहां से आते हैं, वो आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अगर हम लोकपाल की बात करें तो उसके जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो कहां से आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो इसका जो चेयरपर्सन है उसकी सैलरी कितनी होती है, एज सिमिलर होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर अनदर मेंबर्स की बात करें, उनकी जो सैलरी होती है वो होती है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके रिमूवल की बात करें या इसके सस्पेंशन की बात करें, तो आपको पता ही है जो इसको अपॉइंट और रिमूव किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। और जो इसका बेस है, रिमूव करने का बेस है, वो कैसा बेस है, वो मिसबिहेवियर के अकॉर्डिंग इसको रिमूव किया जाता है। अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करें, अगर 100 एमपीज हमारे प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दें या सिफारिश करें, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देगा। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो एक रिपोर्ट तैयार करेगी।
वो एक रिपोर्ट तैयार करेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रेसिडेंट है तो वो उसको सस्पेंड कर सकता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आप अभी तक आपने हमारा जो YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसको कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करें, आपको पता ही है हमारा जो इंस्टीट्यूशन है लोकपाल लोकायुक्त वो कंस्ट्रक्ट किया गया था करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, बट इसके अंदर कुछ शॉर्टकम्स भी हैं जिसको दुरुस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट अगर हम बात करें आपको पता ही है 2013 में हमारा लोकपाल लोकायुक्त एक्ट को बोथ हाउसेस से पास करवाया गया था, बट इसके पास होने के 5 साल तक किसी भी लोकपाल की अपॉइंटमेंट नहीं की गई थी, अर्थात 2018 तक किसी भी लोकपाल की अपॉइंटमेंट नहीं की गई थी। अगर हम इसकी रीजंस की बात करें तो आपको पता ही है इसको अपॉइंट करने के लिए जो सिलेक्टेड कमेटी है उसका गठन किया जाता है, और इसके गठन करने के लिए जो इसके गठन सिलेक्टेड कमेटी होती है उसमें एक ओपोजिशन पार्टी का एक लीडर होता है। तो अगर हम बात करें ओपोजिशन पार्टी का लीडर बनने के लिए या तो लोकसभा और या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में 10% जो सीट्स हैं वो होना जरूरी है। जो किसी भी हाउस में अगर 10% सीट्स हैं तो वो पार्टी जो है ओपोजिशन पार्टी बन सकती है। बट अगर हम बात करें 16th लोकसभा की बात करें तो किसी भी पार्टी के पास ओपोजिशन पार्टी के पास 10% सीट्स नहीं थी, जिस वजह से वो ओपोजिशन पार्टी नहीं बन पाई। तो जिस वजह से हमारी सिलेक्टेड कमेटी है वो पूरी नहीं हो पाई और हमारा जो लोकपाल है उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई। बट 2017 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि लोकपाल के अपॉइंटमेंट के लिए ऑपोजिशन लीडर का होना जरूरी नहीं है, ऑपोजिशन का होना जरूरी नहीं है। इसलिए मार्च 2019 में तो हमारे फर्स्ट जो लोकपाल है उसको अपॉइंट किया गया था। अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट लोकपाल जिसको अपॉइंट किया गया था वो कौन थे, तो वो थे पिनाकी चंद्रा घोष। वो थे पिनाकी चंद्र घोष। तो ये हमारे जो फर्स्ट लोकपाल थे इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट अगर हम लोकायुक्त के बारे में बात करें तो इसकी जो सभी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो लोकायुक्त की है तो ये सभी स्टेट के ऊपर डिपेंड है। तो ये सारा जो अपॉइंटमेंट और इसके टेन्योर का जो भी होता है तो वो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो जिस वजह से जो स्टेट है वो इसके जुरिडिक्शन और पावर्स है वो भी कौन डिसाइड करता है, तो वो भी स्टेट डिसाइड करता है। आपको पता ही है कि हमारा जो लोकपाल लोकायुक्त एक्ट की अगर हम लोकपाल लोकायुक्त एक्ट की बात करें तो हमारा जो एक्ट था वो पास हुआ था 2013 में। उसमें ये बोला गया था उसमें कि 2014 तक सभी स्टेट्स में एक लोकायुक्त अपॉइंट किया जाएगा। बट अगर हम बात करें हमारी इंडिया में सिर्फ 16 स्टेट के द्वारा लोकायुक्त को इस्टेब्लिश किया गया। तो ये जो इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सभी स्टेट ने इसको अभी तक अपॉइंट नहीं किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा लोकपाल है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अगर हम बात करें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं या मेंबर्स होते हैं वही इसकी जो सिलेक्टेड कमेटी में होते हैं, जो इसका गठन करते हैं, जो इसको अपॉइंट करते हैं इसके मेंबर्स, तो किसके द्वारा किया जाता है? पॉलिटिकल मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। तो जिस वजह से ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोई इसका
अगर हम बात करें, कोई इसका सर्टेन डिटरमाइन नहीं किया गया है, कोई मापदंड नहीं दिया गया है जिससे हम ये क्लैरिफाई कर सकें कि कौन सा पर्सन एलिजिबल है और कौन सा नहीं। तो इस वजह से तो ये भी एक बहुत ही लिमिटेड, जिस वजह से इसकी पावर्स को लिमिटेड कर रहा है कि इसके लिए कोई उचित मापदंड नहीं दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम नेक्स्ट बात करें, उसमें यह बोला गया है विस्टल ब्लोअर होता है उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। अगर हम नेक्स्ट विस्टल ब्लोअर के बारे में बात करें, अगर हम विस्टल ब्लोअर के बारे में बात करें तो विस्टल ब्लोअर कौन होता है? वो पर्सन जो कि किसी ऑफिसर की या किसी पर्सन के अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज सबमिट करवाता है। तो रिपोर्ट देना, जो रिपोर्ट देता है तो वो उसको बोलते हैं विस्टल ब्लोअर। तो इसको जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो इसके रिगार्डिंग बाद में जो इसको विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया, जो उसमें जो इसको प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड कर दी गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो जुडिशरी है, अगर जुडिशरी की बात करें तो उसको इसके दायरे से, लोकपाल के दायरे से बाहर किया गया है, तो जो सबसे बड़ी एक कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो लोकपाल लोकायुक्त है उसको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बेस नहीं दिया गया है, अर्थात उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आधार नहीं दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग कोई भी आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ 7 ईयर। अगर हम बात करें, अगर किसी पर्सन, अगर कोई मिनिस्टर है या कोई पर्सन है तो उसके ऊपर 7 साल के अंदर कंप्लेंट जो है वो फिल की जा सकती है। उसके बाद इसके ऊपर कोई कंप्लेंट फिल नहीं की जा सकती। तो ये जो है उसको बहुत ही बड़ा एक मेजर लिमिटेशन है जो इसको लिमिटेड कर रही है। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो हमारा लोकपाल है वो बेस्ड है कंप्लेंट्स के ऊपर, कि अगर उसके पास किसी भी चीज की कंप्लेंट आएगी, किसी भी ऑफिसर की या किसी भी मिनिस्टर के रिगार्डिंग कंप्लेंट आएगी तो वह भी तभी वो जो अपनी कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम बात करें जो इसकी अपॉइंटमेंट है, इसको अगर डिले कर रहे हैं, जो कि ये शो करता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसके प्रति सीरियस नहीं है, उसके प्रति सीरियस नहीं है। अगर हम लास्ट अगर हम बात करें, अगर हम लोकपाल और लोकायुक्त की बात करें तो आपको पता ही है जो हमारे लोकपाल हैं उसको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। और अगर लोकायुक्त की बात की जाए तो उसको स्टेट लेवल पे कौन अपॉइंट करता है? तो उसको अपॉइंट करता है गवर्नर। तो और अगर हम नेक्स्ट बात करें, लोकपाल के दायरे में पीएम आता है, बट लोकयुक्त के दायरे में जो हमारे सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो नहीं आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके दायरे में एक्स एमपीज हैं जो हमारे, वो आते हैं। बट अगर लोकायुक्त की बात करें, लोकायुक्त में एक्स मिनिस्टर्स होते हैं, वो इसके दायरे में नहीं आते। तो ये भी एक शॉर्ट कम है जिसके बारे में हमको बहुत जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको हमारा जो ये लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अगर हमारी ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।